सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम मेरे संग की औरतें पाठ के तीसरे अंश का अध्ययन करेंगे। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। यानी घर परिवार को हमने परंपरा के अनुसार नहीं चलाया हो, लेकिन परिवार को कभी तोड़ा भी नहीं है। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। चाहे तलाक के कगार पर, कगार मतलब किनारे पर, तलाक लेने की नौबत तक आ गई हो, लेकिन कभी तलाक लिया नहीं, कभी डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। लेखिका कह रही है, और शायद इसलिए ये बात रही कि लेखिका ने जब अपना पहला उपन्यास लिखा था, उस उपन्यास में ये लिखा भी था कि हम सभी विश्वास करती हैं कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यानी पुरुष को बदल लें, तलाक लेकर दूसरे से पुरुष से शादी कर ले, तो उससे कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता है। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। यानी घर के अंदर परिवार के साथ रहकर अपनी मर्जी से जी लो तो वही काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही। लेखिका कह रही, शादी के बाद वे बिहार के एक छोटा सा जो कस्बा था और जिसका नाम डालमिया नगर था, वहाँ रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। और वह छोटा सा कस्बा था, छोटा सा शहर था, तो वहाँ पति चाहे मर्द और औरतें, पुरुष और महिलाएं, चाहे वह पति पत्नी ही क्यों न हो, यदि वह पिक्चर देखने भी जाते तो उनको अलग अलग दड़बों में, अलग अलग समूह में, अलग अलग भागों में बैठना पड़ता, पुरुषों का अलग, महिलाओं का अलग। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। लेखिका दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर गई थी और नाटक में अभिनय करने की भी वह शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी और साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। यानी मैंने वहाँ की जो परंपरा थी उससे हार नहीं मानी और साल भर के भीतर ही जो शादीशुदा औरतें थीं, जो अपने पति के साथ भी एक साथ बैठकर पिक्चर या फिल्म नहीं देखती थी, उन्हीं महिलाओं को पराये मर्दों के साथ, पराये पुरुषों के साथ में नाटक में अभिनय करने के लिए मैंने मना लिया था। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। 4 साल तक लेखिका कह रही, हमने कई नाटकों में भाग लिया और अकाल राहत कोष के लिए, अकाल जो पड़ रहा था देश में, उसमें लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पैसा भी इकट्ठा किया था। वहां से निकली तो कर्नाटक के एक और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। वहां से निकली तो कर्नाटक का एक बहुत और छोटा कस्बा था जिसका नाम था बागलकोट, में वहां पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, लेखिका के 2 बच्चे हो गए थे, जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे और वे स्कूल जाने की उम्र में आ गए थे। पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था, लेकिन वहाँ कोई अच्छा ढंग का विद्यालय नहीं था, स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। लोगों ने सलाह दी और लोगों की सलाह पर लेखिका पास का जो कैथोलिक बिशप थे, चर्च के जो फादर थे बिशप, उनसे दरख्वास्त की, उनसे प्रार्थना की कि उनका मिशन, उनका जो ईसाई समाज का जो सेवाभावी संस्था थी, वह वहाँ के सीमेंट कारखाने, सीमेंट की जो फैक्ट्री थी, कारखाना था, उसकी आर्थिक मदद से, वहाँ से मदद प्राप्त करके हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल, 5वीं तक का स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। पहले तो जो फादर थे उन्होंने कहा कि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम है, क्रिश्चियन लोगों की, ईसाई लोगों की संख्या कम है, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ हैं, इसलिए हम वहाँ स्कूल नहीं खोल सकते। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। लेखिका ने कहा कि सिर्फ क्या क्रिश्चियन बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो गैर क्रिश्चियन हैं, जो गैर ईसाई बच्चे हैं, वह भी शिक्षा पाने का हक रखते हैं, उनमें भी शिक्षा पाने का अधिकार है। और अपना इसरार जारी रखा, अपना आग्रह मैंने जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। उन्होंने फादर ने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप हमें इस बात का भरोसा दिलाएं, विश्वास दिलाएं कि हम जो स्कूल खोलेंगे वह आगे आने वाले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए,
किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। लेखिका ने कहा स्कूल की तो छोड़िए, किसी के बारे में भी ये भरोसा नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के। वे भी गुस्सा खाकर फादर गुस्सा खाकर बोले कि ये खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बच्चों के नहीं पढ़ पाने की जो समस्या वह आपकी समस्या है, मेरी नहीं है। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। लेखिका कह रही है कि बात कड़वी तो थी, मैंने जो बात की थी, लेकिन वह 100% सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, यानी सच को स्वीकार करने की हमारी बचपन से ही आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी। लेखिका ने यह तय किया कि वह स्वयं अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला जो प्राइमरी स्कूल है वह खोलेगी, और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी, और सरकार की मान्यता भी उसे दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। देखिए कह रही उस स्थान के अनेक जो मेहनती लोग थे और जो खिसके लोग थे, जो लीग परंपरा से अलग चलने वाले लोग थे, उन सब की मदद से मेरा ये संकल्प पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। लेखिका के बच्चे और लेखिका के साथ जो दूसरे अफसर थे उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े जिसकी स्थापना लेखिका ने की थी। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला पा गए, और बाद में उनके बच्चे अलग अलग शहरों के जो अलग अलग जो प्रसिद्ध विख्यात जो स्कूल थे उनमें उन्होंने एडमिशन प्राप्त कर लिया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। ऐसे अनेक अवसर आए जब लेखिका कह रही मेरे जो जिद्दीपन के उदाहरण मैंने पेश किए, प्रस्तुत किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। लेकिन लेखिका कह रही है सबसे ज़्यादा मेरे जिद्दीपन को स्थान मिला था तो वह है लेखन कार्य में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। और लेखिका का जो लेखन कार्य है वह शुरू से ही लीक से खिसका और अपनी राह खुद तलाशता है। लेखिका शुरू से ही एक अलग लीक से, एक अलग परंपरा से लेखन कार्य करती रही है और अपनी राह, अपना रास्ता खुद तलाशती रही है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। इतना सब कुछ करने के पश्चात भी लेखिका कह रही है कि मैं अपनी जो छोटी बहन है रेणु, उसके मुकाबिल, उसके समान नहीं पहुंच सकती, उसकी बराबरी नहीं कर सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। 1950 का जो अंतिम समय था उस समय एक दिन अचानक दिल्ली में 9 इंच बारिश पड़ी। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती है। दिल्ली की ये विशेषता, ये खासियत रही है कि थोड़ी सी बारिश आने पर ही वहाँ के जो नाले और उसको दूसरे जोड़ने वाले जो छोटे छोटे नाले हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है, जो अंडरब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, उनमें पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है और सारा जो यातायात, वाहनों का आना जाना रुक जाता है। इस कयामती बारिश के बाद, यानी यह प्रलय उत्पन्न करने वाली जो बारिश थी, इसके बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों में फाइलें पानी में तैर रही। इतनी अधिक बारिश हुई कि सरकारी जो दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, उसका जो पहला तल है, पहली मंजिल है, वहाँ फाइलें पानी में तैरती नजर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला, यानी बाढ़ की हालत थी। अगली सुबह किसी भी तरह का कोई भी वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। इसी कारण से रेणु की स्कूल बस भी उसे लेने नहीं आई थी। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, स्कूल बस नहीं आई तो मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? सबने कहा स्कूल बंद होगा, मत जाओ, लेकिन उसने कहा कि आप लोगों को कैसे पता स्कूल बंद होगा? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। यानी रेणु ने जो कहा कि भाई आपको कैसे पता स्कूल बंद है, तो इस सवाल का उचित जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। फ़ोन लेखिका के घर पे भी था और स्कूल में भी था, लेकिन बारिश के कारण फ़ोन भी खराब हो चले थे। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त
बरस लेने के बाद थम गई थी। यह गनीमत रही कि बारिश एक साथ बरसने के बाद में रुक गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। सड़कों पर पानी भरा था लेकिन और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। 2 मील पैदल गई और स्कूल पहुंची। पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, यानी रेणु को इस बात का कोई मलाल, कोई इस बात का कोई दुख नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। स्कूल बंद मिला तो रेणु को इस बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन वापस 2 मील चलकर घर पे भी आ गई। सबने कहा हमने पहले ही तो कहा था, सब लोगों ने कहा हमने पहले ही तो तुम्हें कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? यानी स्कूल बंद था तो मैं वापस चली आई, तो इसमें आपका कहना नहीं कहना ये कहाँ से बीच में आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। लेखिका कह रही मैं सोचती हूँ उसे उस दिन कितना रोमांच का अनुभव हुआ होगा। जगह जगह पानी से लब लब करते हैं, जगह जगह पानी भरा था, पानी में लब लब करते हुए वह चल रही थी। सुनसान शहर में, पूरा शहर सुनसान था। निचाट अकेले, पूरी तरह से अकेले वह थी, कोई उसका साथ नहीं था उस दिन। अपनी धुन में, अपनी लगन में, मंजिल की तरफ, अपनी मंजिल जो विद्यालय जाना था उसकी तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। लेखिका कह रही सच में इस तरह के अकेलेपन का मजा भी कुछ और ही है। विद्यार्थियों, ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर समझते हैं। प्रश्न अभ्यास, पहला प्रश्न, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से क्यों अधिक प्रभावित थी? इसका उत्तर आपको लिखना है। विद्यार्थियों, लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा था और अपनी नानी के बारे में उसने अपनी माँ से, अपने पिताजी से सुन रखा था। इसी कारण से वह अपनी नानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो रही थी। और उसकी नानी की फिर विशेषताएं हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता पाने के लिए वह अत्यंत उत्साही थी। लेखिका की नानी को स्वतंत्रता का बहुत अधिक उत्साह था। हालांकि उसकी नानी अनपढ़ थी, लेकिन परंपरागत तरीके से वह रहती भी थी, फिर भी स्वतंत्रता का महत्व जानती थी कि स्वतंत्रता क्या होती है। इसी कारण से उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी एक स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे कराने का निर्णय लिया था। साथ ही लेखिका की नानी में मातृत्व भाव थे, वे ममतामयी थी। अपनी बेटी के विवाह और अपने भविष्य के प्रति, उसकी बेटी के भविष्य के प्रति वह बहुत चिंतित रहती थी। साथ ही वह स्पष्ट वक्ता थी, स्पष्टवादी थी। लेखिका की नानी पर्दा करती थी, लेकिन अपने पति के मित्र जो थे प्यारेलाल, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनसे खुलकर बातचीत की और अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए भी उन्होंने कहा था। और उन्मुक्त विचारों वाली थी। यानी लेखिका के जो नाना जी थे, जो विदेशी परंपरा को मानते थे, विदेशी ढंग से जीवन जीते थे। न तो वह अपने पति का अनुसरण करती थी और न ही उनको विरोध करती थी। वह अपना जीवन अपने तरीके से जीती थी। इस तरह से एक बहुत ही अच्छी महिला लेखिका की नानी थी। प्रश्न 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? विद्यार्थियों, लेखिका की नानी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वह परंपराओं का निर्वाह करती थी और पर्दा प्रथा और पारिवारिक जो परंपराएं थी उसका उन्होंने निर्वाह किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में वो पूरी तरह से योगदान तो नहीं दे पा रही थी, फिर भी वह आज़ादी का जो मूल उद्देश्य है उसको समझती थी। और अपनी जो इकलौती बेटी थी उसका विवाह भी वह आज़ादी के सिपाही जो थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले थे, कोई नौजवान, उससे वह कराना चाहती थी। इसी कारण से अपनी जब उसे मृत्यु निकट लगी थी तब उन्होंने अपने पति के जो मित्र थे प्यारेलाल जी, उनको बुलाने का आग्रह किया और उनसे कहा कि मेरी बेटी के लिए एक योग्य वर आप ही तय करना, जो कि आप ही की तरह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाला हो। और ऐसे होनहार युवक से बेटी की शादी करवाना जो आज़ादी के आंदोलन में भाग लेता हो। और फिर उनकी इसी इच्छा के अनुरूप लेखिका की जो माँ थी उनका विवाह कराया था। तो इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि लेखिका की नानी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की जो भागीदारी रही ही थी किसी न किसी स्वरूप में।
प्रश्न 3, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका के मां की व्यक्तित्व की विशेषता बताइए। लेखिका की मां परंपराओं का निर्वाह नहीं करती थी, लेकिन फिर भी सबके दिलों पर वह राज करती थी। तो इस कथन के आधार पर आप बताइए कि लेखिका की मां की व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी। लेखिका के मां का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था और सबके दिलों पर वह राज करती थी। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि लेखिका की मां अत्यंत पॉइंट्स बना के लिखेंगे इसमें, जैसे ईमानदार। तो लेखिका की माँ बहुत ही ईमानदार थी और निष्पक्ष भाव वह रखती थी। वह किसी परी से कम मालूम नहीं होती थी। उसकी लेखिका की नानी ने लेखिका की माँ को बहुत ही नाजों से पाला था। लेखिका की जो माँ थी उनका जीवन सादा जीवन था और उच्च विचारधाराएं उनकी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जो नौजवान थे और उनसे उनकी शादी हुई थी और उनका उसने साथ भी दिया था। स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ संकल्प लेखिका की माँ भी थी। आज़ादी का उनमें जुनून था। वह सत्यवादी नहीं, हमेशा सत्य बोलने वाली थी और कभी असत्य नहीं बोलती थी और इसी कारण से परिवार के सभी लोग उसको बहुत मान सम्मान देते थे। वह विश्वास पात्री थी, यानी किसी कोई भी अपनी बात उनसे शेयर करता, उनसे बांटता था तो वो किसी की बात को किसी और को नहीं बताती थी। बस इसी कारण से सभी लोगों का उन पर विश्वास था कि उनकी जो निजी बातें होती थी वह भी उनसे शेयर करते थे, बांटते थे। और कोमल गात था, उनका कोमल शरीर था। वहीं लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर का जो वातावरण किस तरह का था उसका उत्तर इसमें आपको लिखना है। जैसे लेखिका की दादी का घर का माहौल परंपरा के अनुरूप नहीं चलता था। परिवार के सभी सदस्य जो परंपराएं थी और जो प्राचीन समय से चली आ रही थी उन सबको त्याग कर एक अलग राह पर चलने लगे थे। स्वयं उनकी दादी भी जो अपरिग्रह मतलब वस्तुओं को इकट्ठा संग्रह न करना था कि जो परंपरा थी उसका पालन करती थी। लेखिका की परदादी लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं रखती थी और इसी कारण से जब लेखिका की माँ जब गर्भवती हुई थी तब मंदिर में जाकर लड़की के लिए उन्होंने मन्नत भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि मेरी गोद में खेलेगा तो सबसे पहले पोती खेलेगी। इस तरह की वातावरण उनके परिवार में था। साथ ही उनका परिवार आस्तिक था, धर्म के प्रति उनकी अच्छी भावनाएं थी। और किस तरह से लेखिका की दादी ने हम पाठ में पढ़ा था कि जब घर में चोर घुस आया था तो उसका हृदय परिवर्तित उन्होंने करा दिया। तो यह इस आधार पर कहा जा सकता है कि उनका वातावरण बहुत ही अच्छा, श्रेष्ठ और भावपूर्ण, पवित्र था लेखिका की दादी का परिवार। फिर विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4 और 5 हम नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो विद्यार्थियों, शिक्षा सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसमें लेखिका ने जो प्रयास किए, लेखिका ने क्या प्रयास किए थे आपको पता है कि कर्नाटक का जो बागलकोट जगह पर लेखिका गई थी तो वहाँ उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रयत्न किया था। उस छोटे से कस्बे में जाकर लेखिका ने जो चर्च के फादर थे बिशप, उनसे प्रार्थना की कि वह सीमेंट कारखाने की मदद से विद्यालय खोल दे। परंतु उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो ईसाई जनसंख्या बहुत कम है और ऐसी बातें बताकर उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। और साथ ही बिशप ने यह कहा कि तुम हमें भरोसा दिलाओ कि अगले 100 साल तक ऐसा विद्यालय कायम रहेगा। तब लेखिका ने उन सभी बातों से क्रोधित होकर स्वयं विद्यालय खोलने के लिए कार्य किया। फिर लेखिका ने प्राइमरी स्कूल का संचालन किया। जब बिशप ने मना कर दिया तब उन्होंने लेखिका ने स्वयं 3 भाषाओं वाला विद्यालय खोला जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाए। उसको कर्नाटक की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उससे मान्यताएं भी दिलाई और वहाँ लेखिका के बच्चे और दूसरे जो अफसर लोग थे, ऑफिसर्स थे, उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे और बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती थी कि वे बच्चे बाद में बड़े बड़े शहरों में उच्च जो संस्थान है वहाँ प्रवेश पा गए थे। प्रश्न संख्या 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में विचार व्यक्त कीजिए। हमने इस पाठ के जो अंतिम पैराग्राफ में पढ़ा था कि लेखिका ने अपनी बहन रेणु को लक्ष्य करके कहा कि उसकी विशेषताओं के बारे में बताया कि वह एक दृढ़ निश्चय की है, जिस काम के बारे में सोचती है वह पूरा करती है। चाहे उसके लिए उसे परिवार का साथ न मिला हो, समाज का साथ न मिला हो, तो वह अकेले उस काम को पूरा कर लेती है। वह जिद्दी स्वभाव की भी है। और उसी संदर्भ में लेखिका ने एक घटना का भी उल्लेख किया था कि 1950 में भयंकर बाढ़ आई थी। अगले दिन सुबह बस लेने के लिए नई स्कूल बस, तब लेखिका की बहन अकेली ही
पैदल पैदल घर से निकल गई थी और जाकर वहाँ देखा तो विद्यालय बंद था, पूरा सुनसान था, कोई उसका साथ नहीं था। फिर भी वह अकेले अकेले स्कूल जाकर वापस लौट आई और उसमें भी जब स्कूल बंद मिली तो भी उसको उसके मन में स्कूल के प्रति या कोई क्रोध के भाव नहीं आए थे। तो इस तरह के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि भाई लेखिका की जो बहन थी वह कुछ अलग ही विचारधारा रखती थी। विद्यार्थियों, कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी मैं आपको दे रहा हूँ, वह भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। लेखिका मृदुला गर्ग ने बताया कि जिस तरह से अपनी माँ के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि जिस तरह से भारतीय माँ होती है, वे अपनी संतान को बहुत लाड प्यार करती है, स्नेह करती है, उनकी देख रेख करती है, उनका ध्यान रखती है, उन्हें तरह तरह के भोजन पकवान बना कर खिलाती है। साथ ही परिवार में पति, सास ससुर, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखती है, उन्हें सबको खुश रखने का प्रयत्न करती है। लेकिन लेखिका कहती कि मेरी माँ तो इस तरह की नहीं थी। न तो वह बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार करती थी, न ही उनके लिए खाना बनाती, न ही वह अच्छी पत्नी और बहू होने की वह शिक्षा प्रदान करती थी। कुछ तो लेखिका की माँ को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, रुचि ही नहीं थी। दूसरा कि वह परंपरागत कर्तव्य को नहीं निभाती थी, यानी जो परंपरा से चली आ रही चीज़ें तो उनसे वह अलग चलने का प्रयत्न करती थी। वे ज़्यादातर समय पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। फिर भी परिवार के किसी सदस्य को उनसे कोई शिकायत नहीं थी और वह किसी का अपमान अनादर भी नहीं करती थी। लेखिका के परिवार में हर एक व्यक्ति को अपने अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता थी। इसी कारण से लेखिका ने कहा, हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका की माँ में परिवार वालों की श्रद्धा अधिक क्यों थी? विद्यार्थियों, लेखिका की जो माँ थी उसके प्रति परिवार के लोगों में श्रद्धा अधिक थी और अधिक होने के कारण यह थे कि लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। किसी की भी जो गोपनीय बात है, छुपाने योग्य बात है, कभी किसी और को नहीं कहती थी। इस कारण से झूठ नहीं बोलने के कारण घर वालों का आदर सम्मान उसको प्राप्त होता था। दूसरा, वे सबकी गोपनीय बातों को अपने पास ही रखती थी, किसी को बताती नहीं थी। इस कारण से बाहर वालों से भी उनकी दोस्ती अच्छी रहती थी। तीसरा प्रश्न, ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पढ़ने से लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रदर्स कारामजो जो उपन्यास लेखिका को उसके पिता ने दिया था, जब लेखिका स्वतंत्रता का जो जश्न था उसमें भाग नहीं ले पा रही थी, बीमार हो गई थी, तब वह उदास होकर रोने लगी, तब लेखिका के पिता ने उसे वो उपन्यास दिया था। तब उपन्यास पढ़ने से लेखिका को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, उसके एक दो अध्याय पढ़े, फिर एक दो बार और पढ़ा, लेकिन पहली बार में जो चीज़ उससे समझ में आई थी वह थी बच्चों पर होने वाले अनाचार और अत्याचार। वह लेखिका ने पहली बार पढ़ा और उसको पहली बार में ही वह सब कुछ याद हो गया। और वह जो बात पहली बार पढ़ते ही उसे याद हुई थी, वह जीवन के हर पड़ाव पर, हर क्षेत्र में लेखिका को सहारा देता था। उसके अलावा लेखिका का जो लेखन कार्य था उसमें भी उसको भी वह प्रभावित करता रहा। अर्थात लेखिका जो लेखन कार्य करती थी उसमें भी उन विचारधाराओं को प्रस्तुत करती थी। इस तरह यह जो उपन्यास है ब्रदर्स कारामजो, इसका लेखिका पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। विद्यार्थियों, आपको जो मैं प्रश्न मार्क कर रहा हूं वह प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 6, 8 और अतिरिक्त प्रश्न के 1, 2, 3 प्रश्न, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं।